हमने अध्याय 7 की शुरुआत कल कर दी थी। एक वीडियो भी आपका हो गया, एक क्लास मतलब कंप्लीट हमने करा दिए। तो इसमें हमने क्या देखा था, त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में अपन ने बता दिया था, आपको बता दिया था ना। फिर त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के संगत भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी चर्चा हो गई थी, ठीक। और ये भी देखा था अपने सर्वांग क्षमता का जो कंसेप्ट है, क्या कहता है सर्वांग क्षमता क्या होती है, और एक समरूपता के बारे में भी थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली थी, जो कि है नहीं हमारे पाठ में, 10th में है वो, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। सर्वांग क्षमता में 2 शब्द आए थे, एक आया था मतलब शेप, और एक आता है साइज। शेप मतलब होता है आकार, बनावट से होता है, और दूसरा होता है क्या, आमाप मतलब होता है साइज। आई बात समझ। तो ये दोनों के बारे में भी हमने देखा था। सर्वांग क्षमता, ये दोनों शब्द सर्वांग क्षमता के केस में और समरूपता के केस में हमने दोनों में देख ली थी, ठीक है। तो चलो अब चालू करते हैं अपन, यहाँ पे आगे क्या करना है अपने को। देखो ये अध्याय 7 है, इसके अंदर में हमने क्या, कल की क्लास में हमने परिचय दे दिया था। क्या दे दिया था, परिचय। और परिचय के साथ में हमने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक। और शायद एक उदाहरण भी किया था, तो कल लोग काफ़ी लोग कम आए थे, तो आज अपन देख लेते हैं उसको, ठीक। तो चलिए, और क्या है, देखो क्या बोला है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। क्या बोला है कि आपने अवश्य ही देखा होगा कि आपकी फोटो की एक ही साइज की 2 प्रतियां, देखिए पासपोर्ट आपके घर में होती है, अरे आप फार्म में अप्लाई करते हो, स्कूल में मंगाते हैं, देखो ना पासपोर्ट साइज की फोटो, तो एक ही साइज की 2 कापियां होती है कि नहीं होती है आपके पास में, ठीक है। ये कैसी होती है, सर्वांग सम होती है। कैसी होती है, इसको सर्वांग सम नहीं सर्वसम कहेंगे। कैसा कहेंगे, सर्वसम, यानी वो कटी हुई भी उस साइज की होती है। आपकी जो फोटो का जो कॉर्नर पूरा होता है सेम, यदि आप एक के ऊपर एक रखोगे तो आपकी डुप्लीकेट लगेगी, डुप्लीकेट ही होती है। क्या होती है, हाँ सर्वसम होती है। इसको आइडेंटिकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसी प्रकार एक ही माप की 2 चूड़ियां, आप चूड़ियां पहनते हैं, जैसे महिलाएं घर में चूड़ियां पहनती है, तो एक ही माप की चूड़ी पहनती है, सब सर्वांग सम है। कैसे हैं, सब सर्वांग सम है, ठीक है। और आपने देखा होगा, चूड़ियां समझ में आ गया। फिर एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए 2 एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड जानते हो आप लोग, एटीएम मशीन होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कभी पैसे निकाले हो क्या, हाँ बस उसके जो एटीएम कार्ड होते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। आपने देखा होगा कि यदि, अच्छा छोड़ो, ठीक है, छोटा सा मैंने टाइटल यहाँ लेके आया था कि जो आपके दैनिक जीवन के उदाहरण हो सकते हैं, उसको अपन ने क्या काम कर लिए, चर्चा कर ली। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और अब देखो ये आकृति आपको दिख रही है कि यहाँ पे आकृति 7.3 ये है। बस कल का क्विक रिवीजन है, कोई विशेष ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, कल मैं बहुत डीप में चला गया था। ये आकृति देखो 7.3 का सेकंड, ये देख रहे हो आप, आकृति पे थोड़ा ध्यान ला लो। आकृति 7.3 ये वाली 7.3 का 3 ये है। तो आप इसको देखोगे, इसमें बड़े वर्ग स्पष्टतः आकृति 7.31 इसके और के सर्वांग सम नहीं है। ये बताओ, क्या ये वाली आकृति और ये वाली आकृति क्या इसके सर्वांग सम है क्या, नहीं है, क्योंकि अलग ही माप के दिख रहे हैं। देखो शेप मतलब शेप मतलब क्या होता है, आकृति, आकृति सेम है, मैंने वर्ग ही है, परंतु आमाप मतलब साइज सेम है क्या, नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। हाँ बात अपन फर्स्ट की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे और क्या बोला है कि आकृति फर्स्ट के वर्ग के सर्वांग सम नहीं है, मतलब कौन सी, ये सेकंड और थर्ड। परंतु आकृति जो चौथी है, देखो जरा इसको ध्यान से देखो, ये फर्स्ट को और चौथी को देखो, लग रही है ना सर्वांग सम टाइप की, ठीक है। तो ये आई थिंक सर्वांग सम है, दिख रही, दिखने में ही दिख रही है। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि में दिए गए वर्ग क्या है, सर्वांग सम है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या और दिया है। अच्छा, कल त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटी भी हमने देखी थी, क्या ठीक है ना। क्या बोला जरा देखो, ध्यान दीजिए कि सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। मैंने कल आपको स्पष्ट कर दिया था, कौन से भाग, संगत भाग कैसे होते हैं, संगत भाग कैसे होते हैं, संगत कोण कैसे होते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लेता हूँ, जैसे ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है, और ये भी एक मैंने ट्रायंगल लिया। वैसे इसका डुप्लीकेट बनाना चाहिए मुझे, क्या बनाना चाहिए इसका, डुप्लीकेट। जैसे मैंने एक ये त्रिभुज लिया, ठीक, और इसी का एक क्या ले लिया मैंने, डुप्लीकेट ले लिया, देखो ये, ठीक। अब इसके संगत भाग की मैं बात करूं, किसकी,
संगत भाग की बात करूंगा क्या, ये वाली अच्छा इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। तो यहां पे संगत भुजाएं क्या क्या हो जाएगी, ए बी की संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू होगी। समझ रहे हो, जैसे ये मेरे पास कोण मान के चलो कितना है, ये 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री, और मान के चलो ये भी कितना है 50 डिग्री है। तो संगत भुजाएं क्या होगी, ए बी की संगत क्या हो जाएगी, पी क्यू, और ए सी की संगत क्या हो जाएगी, पी आर। समझ रहे हो, और ये इसकी संगत क्या हो जाएगी, मतलब बी सी की संगत क्या हो जाएगी, क्यू आर। तो ये संगत भुजाएं और संगत कोण समझ रहे हो, बी का संगत कोण को बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, सी का संगत कोण आर, और ए का संगत कोण पी। क्लियर है इस बात, ये बात ठीक। इसके बारे में हमने कल बेहतरीन चर्चा कर ली थी, आगे और देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें कुछ और छूट गया क्या, हाँ यहां देख लीजिए थोड़ा सा, संगत भाग यदि बराबर होते हैं, संगत भाग किसी दो त्रिभुज, किन्हीं भी दो त्रिभुज के यदि संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते। संगत भाग मतलब समझ गए ना, तीन भुजा हो सकती है और तीन कोण हो सकते हैं, बराबर होते हैं, या उसको ये क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। अब इस सीपीसीटी का मतलब क्या होता है जरा देखो, ये कई बार अभी आने वाला है सिद्ध करने के टाइम में, ये सीपीसीटी, तो इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या होता है इसका मतलब, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल, मतलब इसका हिंदी अर्थ जो है, मतलब देखो सी स्टैंड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, पी स्टैंड फॉर पार्ट ऑफ, ठीक है, और सी स्टैंड फॉर कॉन्ग्रुएंट, मैंने सबका हिंदी बताते हैं, और टी मतलब ट्रेंगल। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के, क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते। इसका मतलब हुआ ये जो मैंने लिखा अभी, यानी कांग्रुएंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी होता है संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी क्या होता है, संगत। पार्ट ऑफ मतलब होता है भाग से, किससे, भाग से। कांग्रुएंट मतलब होता है क्या, सर्वांग सम त्रिभुज, क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज। ये कांग्रुएंट ट्रिंगल का मतलब क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज। यानी सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको रखना है, और कई बार आप सीपीसीटी का यूज करेंगे, कई बार अभी देखोगे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, ये त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां दी होती, कसौटी मतलब कुछ नियम, यानी ऐसे रूल बनाया गया मैथमेटिक्स में कि उन रूल में यदि कोई भी दो त्रिभुज यदि बैठ रहा है तो हम मानेंगे कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिपल एस वाला नियम बताया था, क्या बताया था, ट्रिपल एस। दो त्रिभुज लिए थे और उनकी संगत भुजाओं को मैंने बराबर बताया था, और उसके बाद में बता दिया था कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो उसमें मैंने कौन सी कसौटी लगाई थी, ट्रिपल एस। क्या लगाई थी, ट्रिपल एस। मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये कह रहा है वो, और बाकी कुछ विशेष नहीं। चलो नेक्स्ट, अब जरा यहाँ पे देखिए, मुझे आप ही बताइए कि यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं आपको, ये कुछ आकृतियां दिख रही है, जरा इसमें देखो कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पे क्या है, सर्वांग सम है। निम्न में से कौन कौन से त्रिभुज की जो आकृतियां हैं वो कैसी बोलता है, त्रिभुज ABC के सर्वांग सम है। मतलब इसके सर्वांग सम कौन कौन से, देखो क्या बोला है, निम्न में से कौन से त्रिभुज आकृति 7.4 है में दिए गए त्रिभुज के सर्वांग सम। अच्छा आप बोल रहे हो दूसरा, और मैं पहले देखूंगा संगत भाग, एक मिनट। पहला त्रिभुज ये है, इसमें दिए गए त्रिभुज के सर्वांग सम कौन कौन से हैं, जरा देखो। पहला ये है, अरे नहीं वैसा नहीं बोला उसने ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज या त्रिभुज आकृति जो ये दिए 7.41, मतलब ये में दिए त्रिभुज ABC के सर्वांग सम, मतलब ये वाले त्रिभुज के कौन कौन से सर्वांग सम है। तो चलो ढूंढ लेते हैं। चलो यहाँ एक देखो, ये भुजाओं को थोड़ा कंपैरिजन करो, ये 4 है, ये भी 4 है, क्लियर है। एक तो भुजा AC देखो यहाँ पे, पहला क्या है AC कितनी अपनी 4 है, ठीक।
फिर ए बी कितनी है जरा बताओ? 4.5। और फिर क्या है? बी सी है, क्या है हमारे पास में? ये कितनी? 5। ये कॉम्बिनेशन जहां भी मिल रहा है। हाँ देखो जरा, पहला त्रिभुज के सर्वांग सम ये है आपका 4। चलो यहाँ तो हमको फाइंड हो गया। फिर 4.5 भी मिल गई, नाम मत देखिए आप, ठीक है। और क्या मिल गया यहाँ पे? 5, ठीक है। ये आपका है, ओके। इसके क्या है ये? और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो साइन है, सिंबल है ना, वो काय का है? सर्वांग सम। जरा नेक्स्ट देखो, 4 मिल गई, 4.5 भी मिल गई, और क्या मिल गई? है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी आपके? बात क्लियर है? नहीं, ये भी हमको गहराई से भी देखने पड़ेगा, एंगल को भी चेक करना पड़ेगा। किसको चेक करना पड़ेगा? एंगल बराबर बैठे हैं कि नहीं। देखो जैसे कि ईडी है, ये क्या है? ये ईडी। तो ईडी 5 सेंटीमीटर मिल रही है। जैसे देखो एंगल ये वाला छोटा दिख रहा है मुझे, है ना, तो ईडी है 5 है, और इधर में 4 मिल रही है कि नहीं? देखो अच्छे से। अच्छा इसमें देखो, इसमें फर्क है। जरा यहां देखो आप, ये बाहर वाला एंगल है, सबसे छोटा यही एंगल है। जरा ध्यान दो थोड़ा सा इस पे। यहां पे बताओ सबसे छोटा एंगल कौन सा नजर आ रहा है? मुझे ये आ रहा है। आई बात समझ? तो क्या क्यू और यहाँ पे बी है? क्लियर है? क्या ये संलग्न भुजा इसकी है? तो जरा देखो यहाँ पे 5 है, बिल्कुल मिल गई, 5 तो मिल गई। क्या 4.5 है? हाँ ये है। आई बात समझ? जरा यहाँ गौर कीजिए, बी है, यहाँ पे छोटा कौन सा है? नहीं, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये वाला छोटा है, डी छोटा है। अब डी में 4.5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। 5 है, बिल्कुल क्लियर है, वो भी है आपका सर्वांग सम। यहाँ जरा देखिए, 4.5 और 5 बिल्कुल है, हाँ ये भी है, देख लीजिए अच्छे से कॉम्बिनेशन बराबर है। आप उन जो ये त्रिभुज की संगत भुजाएं इसके सामने लिख करके आप बता सकते हो ट्रिपल एस नियम से, ओके। फिर यहाँ देखिए, अच्छा इसमें तो डिफरेंट है भुजाएं, जरा देखिए, तो ये सर्वांग सम नहीं है। मतलब ये सभी जो त्रिभुज है जो हमको दिख रहा है, ये पहले त्रिभुज के कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। बात समझ में आई इतनी? चलो नेक्स्ट आगे क्या है? अब दो त्रिभुज खींचिए जिनमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक कोण कितना है? 50 डिग्री है। तो देखो यहां पर हमने एक 4 सेंटीमीटर का ये खींच लिया आपके, और कितना डिग्री बना लिया? 50 डिग्री। अब यहां भी देखो, यहां पे आपके देखो BC है, BC बराबर क्या है? QR है, और दोनों कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कोण B बराबर भी कितना है? और कोण Q बराबर भी कितना है आपका? 50 डिग्री। अच्छा दो आपको क्या मिला है? अभी दो ही आपको संगत भाग बराबर देखने में आ रहा है, ठीक है। परंतु ये वाला कोण जरा कंपेयर करो, ये वाला और इसमें क्या अंतर है? डिफरेंट है। क्या ये दोनों संगत कोण बराबर है? क्या हो ही नहीं सकते, होंगे नहीं, देखने में ही समझ में आ रहा है। क्योंकि जो कसौटियां जो बगैर मतलब नियम में यदि आपका कोई भी दो त्रिभुज नहीं आ रहे, मतलब 3 जो कसौटी होती है किसकी? त्रिभुजों की। तो कितने भाग होते हैं हमारे त्रिभुजों में? 6 भाग, 3 कोण और 3 भुजा। तो 6 में से ऐसे जो कसौटियां बनी है वो कम से कम 3 भागों को लेकर के बनी। जैसे कल हमने एक देखा था साइड एंगल साइड, और भी आने वाली AAS, और AS ये कभी नहीं होता है, अभी बताता हूं उसका भी निचोड़, ओके। तो यहां पे आपको फाइनली देखने को मिल रहा है दो संगत भाग तो आपके बराबर हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु तीसरा भाग जो कोण A और कोण क्या है? P है। आई बात समझ? ये क्या है? आपके संगत भाग बराबर नहीं है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम नहीं है। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ जरा यहां देखो, अब इसमें कुछ आगे बढ़ गए अपन। त्रिभुजों की सर्वांग समता की पहली कसौटी जो होती है, वो पहली कसौटी में यहां लिख देता हूं, मिसिंग है PPT। तो ये होती है साइड एंगल साइड। जो ट्रिपल एस जो बताई थी वो नहीं है, वो मैंने केवल समझाने के बतौर बताया था। आएगा समझ में? ट्रिपल एस है जरूर, ट्रिपल एस मतलब होता है भुजा है जरूर, पर वो बाद में है, अभी बिगिनिंग में नहीं है। तो साइड एंगल साइड है, ठीक है जी। अब यहां देखो, क्या यहां पर AB बराबर, क्या यहां पे PQ है, या अपन QP कहेंगे? क्या कहेंगे? QP। कितनी है ये? 2 सेंटीमीटर है क्या? ठीक है। क्या एंगल B बराबर एंगल Q है? क्या 50 डिग्री है दोनों?
क्या BC बराबर QR है? BC बराबर क्या QR? ये कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर। अब यहां देखो, इसको कहेंगे साइड, इसको कहेंगे एंगल और इसको कहेंगे साइड। बात समझ में आ रही है? तो ये कसौटी मिलकर के क्या बन जाती है? साइड एंगल, यानी भुजा कोण भुजा, हिंदी में यदि अपन कहें तो ये एक नियम था। यह त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या है? पहली कसौटी, क्राइटेरियन। बात समझ में आ गई? तो इसी पे बेस्ड हमने एक उदाहरण भी देखा था, उसको अपन फिर से रिकॉल कर सकते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या है कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं पर उदाहरण एक। अच्छा, ये कुछ नियम भी थे ना हमारे पास, पास्टुलेट वगैरह भी थी, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। पास्टुलेट समझ रहे हो? यानी क्या होता है पास्टुलेट? यानी क्या होता है? अभिधारणा। अभिग्रहित बोल रहा है, अभिधारणा मैंने बाद में आपको स्पष्ट कर दिया था कि ये चीजें क्या होती है, सब साथ में ही अपन लेते हैं इसको। दोनों को एक ही बोला जाता है परंतु उसकी मीनिंग पता है अलग अलग है। तो जरा यहां देख लो, ये हमारे पास पास्टुलेट है 7.1, 7.1। जरा इसको एक बार देख लेते हैं क्या है, जरा गौर से देखो। बस इसको केवल रिवीजन के बतौर मैंने यूज किया है, तो देख लेते हैं यहां पे कैसा क्या है। तो अभिग्रहित 7.1 क्या कह रही है? सर्वांग समता नियम भी कहते हैं इसको, यस है यस, सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत, मतलब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के कैसे हो? बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके? सर्वांग सम। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता की पहली कसौटी कहते हैं, जिसे SAS कसौटी कहेंगे या SAS नियम कहेंगे, और इसे अभिग्रहित 7.1 में मेंशन किया गया। तो अभिग्रहित आपको पता है क्या होते हैं? ये कथन होते हैं। क्या होते हैं? कथन। अब कथन हमेशा सत्य ही लिया जाता है, झूठे कथन तो लेते नहीं गणित में, क्योंकि गणित भैया तथ्य के ऊपर डिपेंड करता है, सच्चाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो अभिग्रहित जो लिखा है यहाँ पे, ये कथन होते हैं और स्वयं सिद्ध होते हैं। इतनी बात सबको पता है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या इस परिणाम को हम इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी ये डायरेक्टली है, यानी ये जो परिणाम है इसको इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता था, मतलब नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं था कि अपन जो SAS को सिद्ध कर सके। तो उसको प्रमेय नहीं कहे अपन ने, उसको क्या कहे? अभिग्रहित किए। क्या किए? अभिग्रहित कहा गया, और वो स्वयं सिद्ध था, इसलिए इसे एक अभिग्रहित के रूप में ही सत्य मान लिया गया है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण जैसे ले लेते हैं। पहला उदाहरण जरा देखो, ये उदाहरण हमने कल किया था, क्या बताने की जरूरत है? कल हो गया था। उदाहरण नंबर 2 पे मैं चलते। ठीक है, क्या बोला है? AB एक रेखाखंड है। क्या कहा गया है? AB एक रेखाखंड है। तो AB एक रेखाखंड हम बना लेते हैं। तो चलो रेखाखंड हमने AB हमने यहां बना लिया, ये लीजिए, ये AB यहां पे मैंने रेखाखंड बना लिया जी। इसका नाम क्या है? AB। ये है A और A क्या है? B। ठीक है जी। अब क्या बोला है? रेखाखंड है और रेखा यल इसका लंब समद्विभाजक है। एक यल खींच लेता हूं मैं, और वो क्या है? इसका लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर को क्या काम करता है? वो बाइसेक्ट करता है ना। तो और 90 डिग्री पर भी इसको करता है। तो सेंटर में ले लेते हैं इसको, ये हमने ले लिया, मतलब 90 एंगल भी बनाएगा। लंब समद्विभाजक का मतलब समझ में आ रहा है? यानी 90 एंगल भी बनाएगा और इस रेखाखंड को समान दो भागों में भी बांटेगा, क्योंकि हमने ब्रिज कोर्स के अंदर सीखा भी है कैसे लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो L क्या है? हमारे पास में एक रेखा है जो क्या काम कर रहा है? वो AB को क्या काम कर रहा है? एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, और कैसे? परपेंडिकुलर, यानी क्या लंब समद्विभाजक है। AB का क्या है? L क्या है? लंब समद्विभाजक है, यानी ये बराबर दो भागों में भी कटेगी, बराबर दो भाग हो जाएंगे, और इस पे 90 एंगल भी ड्रॉ करेगी। ऐसा बना दूं यहां पहले से ही। ठीक, आगे देखो, यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु क्या है? P है। यहां पे कोई बिंदु क्या है? ये बिंदु P है। अबे P बिंदु कैसा है? बिंदु P है। चलो ये P बिंदु हमने बना लिया, बस केवल क्या बताया है कि ये भी एक रेखाखंड है, L कोई रेखा है जो AB का क्या है? लंब समद्विभाजक है। ठीक, और बोला है कि L पर कोई एक बिंदु क्या है? P है। ठीक, इतना है।
तो दर्शाइए कि P, जो ये P बिंदु जो लिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो बिंदु A और B से कैसे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। अब ये कैसे होगा, क्लियर भैया? हमको यहाँ पे पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसको इससे मिलाना और कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। रचना करने के बाद में दोनों में क्या बताना पड़ेगा? सर्वांग समता बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना पड़ेगा, तभी तो अपन बोलेंगे कि ये ए और बी से कैसे समान है, मतलब एपी बराबर बीपी अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? देखो जियोमेट्री है, अभी आप 9th में, आपने 8th में उतनी जियोमेट्री नहीं पढ़ी थी, परंतु आप जो है सिद्ध करने वाले, दर्शाने वाले, मान ज्ञात करने वाले, और सभी किस पे डिपेंड है? रूल्स पे। किस पे? रूल्स पे। तो हर चीजों को आप धीरे धीरे सीखोगे तो सब आसान लगने लगेगा। बस ध्यान से कंसेप्ट को सीखो बस। अभी रेखा और कोण हमने सीखा, कितने आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हो। जो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, वो आसानी से कर पाएगा। जो नहीं पढ़ेगा वो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। हमने आकृति बना ली है प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन में आकृति नहीं दी है, ध्यान रखना। हल आकृति से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे यहां पे? दिया है ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड है तथा एल इसका क्या है? लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक है। इतनी बातें समझ में आएगी? आ गई। अब क्या? एल पर, तथा एल पर क्या है? एल पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? ये गिवन है और गिवन को मैंने क्या काम कर दिया? यहां पे राइट कर दिया है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतनी चीजें? ठीक। अब क्या काम करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। चल आगे अब बढ़ते हैं। अब यहां करेंगे बेटा एक रचना। क्या करेंगे? एक रचना। तो रचना करने के लिए हम क्या काम करेंगे? P को A से मिलाएंगे और किससे मिलाएंगे? B को। यानी यहां लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे यहां पे? रचना। क्योंकि भाई हमको दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाने के लिए रचना तो करनी पड़ेगी, है ना? तो एक काम करेंगे, रचना लिखने के पहले मैं ये भी लिख सकता हूं। क्या? कि यहां पे एक चीज है, वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे? हमें दर्शाना है। क्या लिखेंगे यहां पे? हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है? प्रश्न में क्या कहा गया यार बताओ? कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मतलब क्या बोलेंगे? PA बराबर PB। लिख दूं डायरेक्टली? PA बराबर, देखो हमने वो कथन को कैसे लिख दिया सांकेतिक भाषा में। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें, ये सब क्या बोलते हैं, जियोमेट्री के सवालों में करना होता है। तो ध्यानपूर्वक देखो, सब चीज सीख जाओगे, बड़ा आसान लगने लगेगा। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं कि देख करके। अब हमने अभी भी क्या पढ़ा? त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये भाग बराबर है, बोलो यस। ये भी सीधा है, ये 90 डिग्री मिल गया। तीन चीज तो मेरे को ऐसे ही मिल गई, और एक चीज में ऐसे मिला दूंगा तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज, दोनों में अपन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नियम लगा देंगे, कसौटी लगा देंगे, और क्या हो जाएगा? उससे हमारा सवाल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब क्या काम करेंगे? रचना लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो ये रचना, यहां से क्या काम करेंगे? अब रचना लिखते हैं। ये हो गई हमारी रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे? P को A तथा B से मिलाया। P को A तथा B से मिलाया। अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि बिंदु P को बिंदु A तथा B से, बिंदु लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि बिंदु को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है मैथमेटिक्स में। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्या काम करेंगे? तो चलो रचना से अपन मिला लेते हैं। तो ठीक, ये हमने कलर ले लिया और हम इसे मिला लेते हैं। चलिए, क्या मैं इसको डॉट से मिला लूं? डॉट बेटर है। ये इस तरह से मिला लिया। अब देखो, मान के चलो ये जो L है, L पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, AB का यहां लिख लेते हैं, यहां पे एक टॉपिक पॉइंट लिख लेता हूं। AB को L M पर, किस पर? M पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? ये क्यों लिखना जरूरी है बस? प्रतिच्छेद करती है। ये भी मैंने
आकृति से सब कुछ वहां पे लिख दिया है। अब देखो, अब हमारे पास में अब लिखेंगे अपन प्रमाण। हमको दर्शाना है ना, तो दर्शाने के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रमाण। क्या लिखते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में सबसे पहले क्या लेंगे अपन, दो त्रिभुज ले लेते हैं जो आकृति में हमको दिया गया है। ये एम लिख दूं इसका नाम। चलो अब देखो हमारे पास में दो त्रिभुज बने हैं, एक है पी ए एम ले लूं, क्या पी एम ए ले लूं, ठीक है। तो यहां लेते हैं पी एम ए, क्या लेंगे, त्रिभुज पी एम ए, ऐसा ले रहा हूं मैं, पी एम ए तथा पी एम बी, तथा त्रिभुज पी एम बी में। बात समझ में आ रही इतनी। चलो आगे। अब इसमें क्या है जरा देखो, क्या यहां पर पीएम ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, क्या पीएम दोनों त्रिभुज की एक भुजा है? तो मैं क्या लिखूंगा, ये भी त्रिभुज की पीएम भुजा है और ये वाले त्रिभुज की भी क्या है, पीएम। दोनों त्रिभुज की देखो ना, इसकी भी तो भुजा है एक ही कॉमन। तो यहां पे लिखेंगे अपन उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ये ट होता है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, क्लियर इतनी बात। फिर नेक्स्ट देखो, यहां पे कुछ एंगल भी बन रहा है। अब परपेंडिकुलर है, क्या है वो, लंब है, तो 90 डिग्री होगा। क्या है, 90 डिग्री होगा। अरे लंब समद्विभाजक का मतलब लंब भी है, 90 डिग्री बना रहा है और दो भागों में बराबर बांट रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण पी एम ए, कोण क्या बराबर कोण पी एम भी हो जाएगा। और क्या ये प्रत्येक 90 डिग्री लिख लूं, यहां पे प्रत्येक 90 डिग्री, या हम बराबर 90 भी लिख सकते थे। क्लियर है इतनी बात। क्या एल ने, जो ये एल हमने खींचा, एल ने ए बी को बराबर भागों में बांटा था क्या, बताइए। क्या मैं एम ए बराबर एम बी लिख लूं, ये वाले त्रिभुज मतलब पी एम ए की भुजा क्या हो जाएगी, एम ए, और पी एम बी की भुजा क्या हो जाएगी, एम बी। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा एम ए बराबर एम बी। और ये क्या है, चूंकि अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, लंब समद्विभाजक। एल क्या है, एल लंब समद्विभाजक है, किसका, ए बी का। ये गिवन था, ये दिया है भी लिख सकते थे अपन, यहां ऊपर भी बता सकते थे, यहां भी बता सकते थे। नहीं है बस समझ में, पर कोई बात नहीं, हम भूल गए, कोई यहां पे क्लियर हो गया। अब जरा आप देखो इसको अच्छे से, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो यहां पे साइड है, ये भुजा है भुजा, दोनों त्रिभुज की भुजा मिली। क्या एंगल मिला दोनों त्रिभुजों का, क्या दोनों की साइडें मिल गई। तो यहां पे इसलिए मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, पीएमए बराबर त्रिभुज कौन सा, पीएम बी। क्या ये सर्वांग सम हो जाएंगे, बात क्लियर है। अच्छा चलो इसको अपन इसमें कर देते हैं, ओके। ये हो गए दोनों सर्वांग सम। क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम। अच्छा अब जब सर्वांग सम हो गए, क्या हो गए, चूंकि ये सर्वांग सम हो गए, क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए। चूंकि यहां पे लिखा पहला हो गया, मतलब पहला भी नहीं हुआ है अभी, सेकंड, मतलब यही अपने को बताना है कि पी से, मतलब बिंदु पी ए और बी से कैसे हैं, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। मतलब अपन पी ए बराबर पी बी बता दे तो काम खत्म हो जाएगा, क्या हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखो बस आसान है, अब तो आंसर आ ही गया। तो यहां पे अब अपन लिखेंगे, ये हो गया, इसलिए डायरेक्टली लिखेंगे कि पी ए बराबर क्या लिख देंगे, पी बी। अब ये कैसे हुआ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। क्या सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, होते हैं या नहीं। थोड़ी देर पहले अभी हमने एक शब्द लिखा था, उसके लिए शॉर्टकट पता है, सीपीसीटी। क्या बोले हैं, सीपीसीटी। तो यहाँ कोष्टक में रीजन दे दूंगा मैं, सीपीसीटी, ये सीपीसीटी से बात समझ में आ गया। मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, काम खत्म। ठीक, तो इस तरह से यही हमें क्या काम करना था, सिद्ध करना था, और ये हो गया हमारा सिद्ध आंसर। ठीक है, देखो यही सिद्ध करने में था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, ये यही दर्शाना था, हिंदी में लिख देते हैं, यही दर्शाना था। ठीक है, नोट करो फटाफट।